नमस्कार। सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है। आज स्वतंत्र वीर सावरकर की चर्चा। रणदीप हुडा के निर्देशन में यह फिल्म आई है। मैं फिल्म चर्चा इसलिए कह रहा हूं कि फिल्म को रिलीज हुए 4-5 दिन हो गए हैं और इस बीच में आप सभी ने यह फिल्म देख ली होगी और जिन्होंने नहीं देखी होगी हो सकता है वे देखने की प्लानिंग कर रहे हों। यह फिल्म देखने लायक है, यह फिल्म देखी जानी चाहिए। यह अलग बात है कि स्वतंत्र वीर सावरकर एक दुस्साध्यपूर्ण, दुरूह, विरल और महत्वाकांक्षी फिल्म है। ये रणदीप हुडा की महत्वाकांक्षी फिल्म है। हम सभी जानते हैं कि महेश मांजरेकर इसका पहले निर्देशन करने वाले थे, लेकिन किसी कारणवश वे इस फिल्म से अलग हो गए तो सारी जिम्मेदारी रणदीप हुडा ने स्वयं ले ली। उन्होंने इस फिल्म के लेखन में भी मदद की है, उन्होंने इस फिल्म के निर्माण में भी मदद की है और निर्देशक तो हैं ही, साथ ही पर्दे पर वीर सावरकर की लीड भूमिका में भी वे दिखाई पड़ते हैं। मैं इस फिल्म को महत्वाकांक्षी फिल्म इसलिए कह रहा हूं कि यह फिल्म यह साबित करने की कोशिश करती है कि वीर सावरकर कितने महान थे और आजादी के आंदोलन में उनकी क्या भूमिका रही और किस तरीके से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया विभिन्न मार्गों से आने वाले। जी हाँ, फिल्म अगर देखें और यकीन करें तो आप समझेंगे कि सरदार भगत सिंह भी उनसे प्रभावित हैं, सुभाष चंद्र बोस भी उनसे प्रभावित हैं, दूसरे स्वतंत्रता सेनानी कांग्रेस के अंदर के स्वतंत्रता सेनानी भी उनसे प्रभावित हैं, महात्मा गांधी भी उनसे बात करते हैं, नेहरू भी उनसे सबक लेते हैं और बाकी हिंदू महासभा तो है ही और हिंदुत्व के दर्शन वाले लोग तो हैं ही। महत्वाकांक्षी कहने के पीछे एक दूसरा कारण यह भी है कि इस फिल्म में लगातार उनके समकालीन जितने दूसरे स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको छोटा करने की, उनको बौना रखने की कोशिश की गई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सरदार भगत सिंह ने उनकी किताब 1857 वाली पढ़ी थी, उससे प्रेरित होकर वे क्रांति की तरफ आगे बढ़े थे। लेकिन यह सरासर गलत है कि सैंडर्स की हत्या के बाद सरदार भगत सिंह उनसे मिलने पुणे आए थे। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि सैंडर्स की हत्या के बाद वे कोलकाता गए थे। सुभाष चंद्र बोस जिस तरीके से उनसे पाठ ले रहे हैं या जिस तरीके से वे समझा रहे हैं कि तुम्हें जापान और जर्मनी जाकर अपनी सेना संगठित करनी चाहिए और आजाद हिंद का सपना जाहिर करना चाहिए, वह भी थोड़ा बढ़ा हुआ और तथ्यपरक नहीं है। इसी प्रकार से गांधी के बारे में उनकी यह टिप्पणी की गांधी कब से इतना बड़ा हो गया। अरे भाई, बड़ा हो गया ना। मुझे कई बार लगता है कि अगर आप एक्टिव राजनीतिज्ञ हैं या किसी भी फील्ड में एक्टिव हैं और अपने समय में रेलिवेंट नहीं रह जाते हैं तो बाद में कोशिश करने पर भी आपको रेलिवेंट नहीं किया जा सकता। सच्चाई यही है कि 10 सालों के शासन के बावजूद भाजपा वीर सावरकर को स्थापित नहीं कर सकी है, उनके हिंदुत्व के सिद्धांत को, उनके हिंदुत्व के दर्शन को प्रचारित नहीं कर सकी है। और आज जो हिंदुत्व प्रचारित किया जा रहा है वह हिंदुत्व वीर सावरकर का हिंदुत्व तो कतई नहीं था। मुसलमानों को लेकर वीर सावरकर की धारणा या चेतना जाहिर होती है फिल्म के अंदर, खास करके सेलुलर जेल में जिस तरीके से जो अत्याचार उन पर हो रहे हैं और जो मुसलमान रक्षाकर्मी कर रहे हैं, इस पर जिस तरीके से फोकस किया गया है या वहां वे जो धर्मांतरण की कोशिश कर रहे हैं इस पर जैसा फोकस किया गया वह कहीं न कहीं सांप्रदायिक भावना से प्रेरित है और वह मुसलमानों के प्रति आपकी नफरत को बढ़ाने और उकसाने के लिए है। जब भी बात आती है कि हिंदू कौन है, वे बाकी धर्मों के ऊपर तो बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि वे सभी हिंदू हैं, लेकिन जब मुसलमान का सवाल आता है तब वे थोड़े पॉज लेते हैं और फिर एक व्याख्या करते हैं और व्याख्या करने के बाद उनको कहते हैं कि वे भी हिंदू हो सकते हैं, हो जाएंगे। यह कल्पना थी वीर सावरकर की। वीर सावरकर फिल्म इसलिए भी मुझे कमजोर और अपने इरादे में
सही नहीं लगी, क्योंकि यह फिल्म एक तरफा हो गई है, एकांगी हो गई है। और किसी भी बायोपिक के निर्माण में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, और होता भी है, कि आप उस शख्सियत के बारे में बताएं, उस शख्सियत की खूबियों के बारे में बताएं, उस शख्सियत को स्थापित करें, लेकिन उसके समकालीन शख्सियतों को छोटा करके, बौना करके आप उसको बड़ा नहीं बना सकते। इस फिल्म में यही गलती हुई है। अब रही बात अभिनय और फिल्म मेकिंग और निर्देशन की, तो यहाँ पे मैं जरूर रणदीप हुड्डा की तारीफ करूंगा, उनसे असहमत होते हुए भी, उनके वैचारिक सोच से असहमत होते हुए भी, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की है और सावरकर के चरित्र को आत्मसात किया है, पर्दे पर पेश किया है, वह सराहनीय है। उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने आंगिक मेहनत की है, उन्होंने शारीरिक मेहनत की है, उन्होंने संवाद और बाकी अदायगी पर भी मेहनत की है, और खुद को सावरकर के करीब ले जाने की बहुत कोशिश की है। इसमें वे सफल भी रहे हैं। साथ ही इसकी मेकिंग में जिस तरीके को, जिस शैली को उन्होंने अपनाया है, वह बहुत ही डिटेल में जाता है, और इस डिटेल में जाने के बाद वे खुद ही उलझ जाते हैं। आप देखेंगे, गौर करेंगे, फिल्म के अंदर क्लोजअप बहुत ज्यादा है। क्लोजअप एक तकनीक होती है पीरियड फिल्मों में, बाकी डिटेल्स को छिपाने के लिए, या डिटेल्स आप नहीं कर पाए हैं तो उससे बचने के लिए, क्योंकि क्लोजअप में तो सिर्फ चेहरा नजर आता है। दूसरे, चूंकि यह वीर सावरकर के बायोपिक को स्थापित करने के लिए बनाई गई है, इसलिए भी उनके क्लोजअप का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है, और बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया है। उसका असर भी पड़ता है दर्शकों पर। मैं जब फिल्म को देख रहा था उस समय तालियां भी बज रही थी, और खास करके जब गांधी को छोटा किया जा रहा था तो जबरदस्त तालियां बज रही थी। एक भावना, एक दुर्भावना तो फैलाई ही गई है गांधी को लेकर के, और उस चेतना को यह फिल्म कहीं न कहीं मुहर लगाती है और बताती है कि गांधी से बड़ी भूमिका रही है वीर सावरकर की। ऐसा नहीं हो सकता। अब तो ये स्थापित सत्य है कि देश की आजादी और स्वतंत्रता की लड़ाई में गांधी और उनके नेतृत्व में कांग्रेसियों की क्या भूमिका रही है और कितनी बड़ी भूमिका रही है। दूसरे दल, दूसरे समूह भी साथ साथ काम करते रहे, लेकिन उनकी भूमिका हाशिए पर है, गौण है, और ऐसा ही अभी तक तो है। अब देखें इस फिल्म के बाद या हमारी सरकार किस तरीके से इस कथा को रच पाती है, क्योंकि सच्चाई तो आप भी मानेंगे ना, पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार उन्हें भारत रत्न नहीं दे सकी है। यह भी तो एक सवाल है। मैंने इस वीडियो को चर्चा का नाम इसीलिए दिया क्योंकि मैं फिल्म के रिव्यू से अलग जाकर के बाकी बातें भी कर रहा हूं। आप बताइए, आपको मेरी बातें कैसी लगी? आप सहमत हो जरूर अपनी बात लिखें। हाँ, गाली गलौज न करें और सभ्य भाषा में अपनी टिप्पणी रखें। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।